हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज से शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके पहले हम बहुविकल्पी का क्वेश्चन पूरा हल करवा चुके हैं। अति लघु उत्तरीय में 1 से 37 क्वेश्चन तक पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। ठीक, आप लोग उसके ना देखे हो तो जाके देख सकते हैं। पहली वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में बहुविकल्पी, पार्ट 2 में अति लघु उत्तरीय का 1 से 37 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में 37 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 वीडियो है। ठीक, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है। 37वां नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों का, शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि प्रविधि का क्या महत्व है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नहीं तो पूछा जा सकता है प्रश्नोत्तर शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि प्रविधि को किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो हमारे एक वैज्ञानिक है सुकरात द्वारा यह शिक्षा प्रश्नोत्तर प्रविधि दिया गया है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग अपनी किताबी भाषा में लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि के प्रयोग से छात्र नए ज्ञान प्राप्ति के लिए सक्रिय हो जाता है। उनकी विचार करने तथा चिंतन करने की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे प्रश्नोत्तर प्रविधि का मतलब है, जैसे छात्र प्रश्न पूछ रहा है शिक्षक से और शिक्षक उसका उत्तर दे रहा है। नहीं तो जो छात्र क्वेश्चन उसे समझ में नहीं आता वह पूछता है, उसका उत्तर मिलता है उसे। इसी तरीके से या शिक्षक छात्र से क्वेश्चन पूछता है, तो इस तरीके से बच्चों में चिंतन करने की शक्ति बढ़ती है। यही शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। दोस्तों आप लोग इसको वैज्ञानिक को याद रखिए, पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, गतिविधि आधारित शिक्षण की किन्हीं 2 उपयोगिता लिखिए। तो जैसे शिक्षण गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है, जैसे जब शिक्षक शिक्षार्थी को शिक्षा दे रहा है तो वह किस गतिविधि से शिक्षा दे रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है, गतिविधि पर आधारित कि गतिविधि किस गतिविधि के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। जैसे वह शिक्षा अब गुस्सा होकर दे रहा हो तो बच्चों की अट्रैक्शन दूसरा हो जाएगा। वो उसमें हंसी का माहौल बना के वो शिक्षा दे रहा है तो उसकी गतिविधि अलग हो जाएगी। इस तरीके से शिक्षण रोचक हो जाता है। जैसे अगर उसकी गतिविधि अच्छी हो तो छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। अगर शिक्षक की गतिविधि अच्छी हो, बच्चों की तरफ आकर्षित हो। इस तरीके से हम लोग गतिविधि आधारित शिक्षण को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया 2018 में, तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे पूर्ण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी पेड़ को, मान लीजिए पूरे पेड़ को, उसको पूर्ण अंश मतलब उसके अंदर की शाखा, तना, जड़, पेड़, पत्ती, इस तरीके से अंश। पहले बच्चों को हमें पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का अभिप्राय मतलब पूर्ण से अंश की ओर मतलब पहले छात्र को पूर्ण ज्ञान दिया जाता है। जैसे मान लो घर को समझ लीजिए आप, पहले घर को बता दिया जाता है, फिर उससे अंश का ज्ञान दिया जाता है। घर में कितने कमरे हैं, वो कमरे के अंदर क्या क्या रखा गया है, इस तरीके से पूर्ण से अंश। अब किताबी भाषा में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इस शिक्षण सूत्र में बालक को पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है और उसके बाद एक एक अंश का विश्लेषण किया जाता है। पूर्ण से अंश की ओर विश्लेषण सूत्र कहलाता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, प्रश्नों की 2 विशेषता लिखिए। प्रश्नों की विशेषता किस तरह की, जैसे प्रश्न सरल तथा स्पष्ट हो, प्रश्न प्रेरणा उत्पन्न करने वाला हो, कि बच्चों में प्रेरणा उत्पन्न हो कि प्रश्न पूछे। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं प्रश्नों की विशेषता। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य है। पुनर्बलन ये स्किनर वैज्ञानिक है, पुनर्बलन उन्हीं के द्वारा दिया गया, आप लोग याद रखिए, स्किनर द्वारा पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया है। इसमें जैसे शिक्षक द्वारा शिक्षा देने में बल देना, जैसे कि कोई ज्ञान प्राप्त हो गया विद्यार्थी को, उस पर फिर पुनः से बल देना, उसे रिपीट करवाना पुनर्बलन प्रक्रिया कहलाती है। अब इसको हम किताबी भाषा में लिख सकते हैं, पुनर्बलन कौशल आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है और अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। इसके प्रयोग में शिक्षक को पारंगत होना चाहिए। यह छात्रों की अभिप्रेरणा और क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, उसमें चिंतन शक्ति ग्रो होती है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत द्वारा छात्रों में पढ़ने में रुचि जागृत होती है।
उसे ऐसी क्रियाशीलता द्वारा पढ़ाया जाए कि उसमें रुचि और चिंतन करने की संक्रियाएं जागृत हो। इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है। तो विज्ञान प्रयोगों पर आधारित होता है, अतः जब किसी प्रयोग को प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जाता है या प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है तो उसका विशेष महत्व होता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, व्याख्या देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे किसी प्रश्न का उत्तर व्याख्या के रूप में अगर शिक्षक दे रहे हैं तो उन्हें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। जैसे शुद्ध उच्चारण करना चाहिए व्याख्या का, शुद्ध उदाहरण देकर उन्हें समझाना चाहिए, दृष्टांत और प्रयोगों का दृष्टांत का प्रयोग करना चाहिए, वाक्यों को क्रमबद्ध रखना चाहिए ताकि विद्यार्थी को सही सही समझ में आए, शिक्षार्थी को। इस तरीके से व्याख्या दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, शिक्षा में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। प्रेरणा यानी मोटिवेशन, शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को किस तरह से मोटिवेट किया जाए ताकि उसका पढ़ाई में मन लगे, रुचि लगे, उसका पढ़ाई में ध्यान लगे। तो हम लोग इसको किताबी भाषा में लिख सकते हैं, जैसे प्रेरणा के माध्यम से ही छात्रों को सीखने के लिए रुचि उत्पन्न की जाती है। जब छात्र शिक्षण में रुचि नहीं लेता है तो उसे कोई भी नहीं सिखा सकता। बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए उसकी जन्मजात रुचियों को मदद लेनी आवश्यकता है। रुचि उत्पन्न होने पर उसमें ज्ञान जागरण शक्ति बढ़ जाती है, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाता है अगर उसमें प्रेरणा दी जाती है तो। इस तरीके से हम लोग शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत को लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या आशय है। जैसे मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से आशय, जैसे हम मूर्त से अमूर्त, जैसे किसी परोक्ष चीज को रख के उस पर अलग अलग उसके अंश का ज्ञान कराना ही मूर्त से अमूर्त शिक्षण कहलाता है। अब जिसको हम लिख सकते हैं किताबी भाषा, मूर्त से अमूर्त शिक्षण इस तथ्य पर बल देता है कि सर्वप्रथम बच्चों को मूर्त स्थूल वस्तुओं का ज्ञान कराना चाहिए, तत्पश्चात अमूर्त सूक्ष्म तथ्यों का ज्ञान कराना चाहिए। मूर्त वस्तुएं वे होती हैं जो दिखाई देती हैं, जैसे कोई चीज़ रखी हुई है उसके अंदर का फिर अलग अलग पार्ट को बताया जाता है, वह अंश यानी अमूर्त कहलाता है। तथा जिनको पहचानना तथा समझना सरल होता है। अमूर्त वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं इसलिए उनको समझाना कठिन होता है। इस तरीके से हम लोग बच्चों में मूर्त से अमूर्त की शिक्षा दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा सकता है, जैसे निदानात्मक शिक्षण क्या है। जैसे बच्चे को कोई, जब शिक्षक द्वारा बच्चे को शिक्षा दी जा रही है, अगर कोई उसमें परेशानी हो उसका निदान करना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। अब इसको हम लोग किताबी भाषा में किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य किसी रोग का निदान करना है। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोग का निदान करता है उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने छात्रों की समस्या का उपचार करता है। उसकी विषयगत समस्या तथा अधिगम संबंधित त्रुटियों का निदान करना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। इससे अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है। जैसे बहुस्तरीय शिक्षण का मतलब है, जैसे शिक्षार्थी द्वारा दो अलग अलग या 2 से 3 कक्षाओं को इकट्ठा बैठाकर ज्ञान देना, शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करना ही बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। अब इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे हम लोग इसमें पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना चाहिए, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना चाहिए, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना चाहिए, छात्रों में समय के सदुपयोग की आदत डालना चाहिए, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना चाहिए। सृजनात्मक का मतलब होता है जैसे किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त है उसे अल्प रूप में या किसी दूसरे रूप में परिवर्तित करना ही सृजनात्मक कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे खेल पर आधारित किन्हीं 2 शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। जैसे किंडरगार्टन पद्धति होता है, मॉन्टेसरी पद्धति होता है, एक डाल्टन पद्धति होता है। यह सब खेल से रिलेटेड पद्धति है। एक खेल विधि होता है, खेल विधि, इसको भी खेल पर आधारित शिक्षण विधि पद्धति मानते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। प्रश्नोत्तर प्रविधि, जैसे हम इस वीडियो के पहले में बता चुके हैं, सुकरात द्वारा प्रश्नोत्तर विधि दिया गया है। सुकरात द्वारा प्रश्नोत्तर प्रविधि का
सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार अब इसमें महत्व पूछा है, जैसे शिक्षण का मूल्यांकन हेतु, नवीन ज्ञान संबंधीकरण हेतु, जिज्ञासा हेतु, पाठ्य विस्तार हेतु, रुचि एवं एकाग्रता बनाए रखने हेतु जब शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी से प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें एकाग्रता बनती है, या शिक्षार्थी द्वारा या शिक्षार्थी द्वारा शिक्षा प्रश्न उठाना, यह शिक्षण प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है? मनोवैज्ञानिक और निर्देशन विभाग प्रयागराज पूर्व नाम इलाहाबाद में स्थित है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, शिक्षण में आगमन विधि से क्या अभिप्राय है? आगमन विधि, जैसे शब्द से स्पष्ट हो जाए, आगमन तब आने वाली। शिक्षण की आगमन प्रविधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। इस प्रविधि का अधिकांश प्रयोग व्याकरण शिक्षा में किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं, जैसे पूछ सकता है हम लोगों से, दक्षता अधिगम शिक्षण विधि के सोपान बताइए। इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे दक्षता अधिगम शिक्षण विधि, तो पूर्ण तैयार उद्देश्य निर्धारक सहायक सामग्री, शिक्षार्थी शिक्षक को चाहिए पूर्व सामग्री का उपयोग करना, व्यवस्था करना, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, सही तरीके से उसे पाठ्य वस्तु का ज्ञान कराना, नियम निर्णय या समन्वयीकरण, सूचीकरण, अभ्यास कराना, अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण करना, प्रयोग करना, इस दक्षता अधिगम शिक्षण के विधि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, रुचिपूर्ण शिक्षा क्या है? जैसे बालक में रुचि पैदा करना ही रुचिपूर्ण शिक्षण कहलाता है। यह उसको किताबी भाषा में लिख सकते हैं, यह शिक्षकों हेतु शिक्षकों द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक छात्रों की रुचि के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने शिक्षण कार्य में प्रभावशाली स्वरूप देते हैं। अगला क्वेश्चन उनसे पूछा जा सकता है हम लोगों से, जैसे रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हो सकता है? किस उद्देश्य के द्वारा बच्चे में रुचि उत्पन्न, जैसे रटने की अपेक्षा सीखने पर बल देना ही रुचिपूर्ण शिक्षण कहलाता है। जैसे अगला हम पॉइंट लिख सकते हैं, सीखने को आनंदमयी बनाना, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, हास्य एवं अवरोध को रोकना। इस तरीके से रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सहभागी शिक्षण के द्वारा के दो उद्देश्य बताइए। कक्षा को नीरस वातावरण को दूर कर उसे आनंददायक बनाना सहभागी शिक्षण कहलाता है। छात्रों का सर्वगुण विकास करना यानी पूर्ण रूप से विकास करना सहभागी शिक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया है, शिक्षण की क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो हम लोग लिख सकते हैं, क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ छात्रों को स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षण की क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हम लोग से, पाठ्य प्रस्तावना कौशल का क्या उद्देश्य है? पाठ्य प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य, जैसे बच्चे के अंदर कितना ज्ञान है उसे पहले पता लगा लेना ही पाठ्य प्रस्तावना कहलाता है। अब इसको हम किताबी भाषा में लिख सकते हैं, छात्र जो पूर्व ज्ञान रखते हैं उसी को आधार मानकर नवीन जानकारी अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उसके पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ देना ही प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, पुनर्वलन कौशल से क्या अभिप्राय है? पुनर्वलन कौशल से अभिप्राय छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में रुचि पूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करना तथा बल देना पुनर्बलन कहलाता है। यह पुनर्बलन स्किनर वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो हम लोग शिक्षण की परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों, मूल्य एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक तथा औद्योगिक परिस्थिति होगी वहाँ उसी प्रकार की शिक्षा प्रक्रिया होगी। सबसे 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 महत्वपूर्ण बल दिया जाता है शिक्षा पर। किसी भी देश में सबसे प्रत्येक पहला स्थान होता है शिक्षा। इस तरीके से हम शिक्षण को परिभाषित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, गतिविधि आधारित शिक्षण किसे कहते हैं? गतिविधि आधारित शिक्षण, जैसे
शब्द से स्पष्ट हो जाए गतिविधि, किस गतिविधि के अनुसार बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाए ताकि उसमें रुचि बने, उसका ध्यान केंद्रित हो। तो हम लोग इसको किताबी भाषा में लिख सकते हैं, गतिविधि से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से है जिनकी सहायता से बच्चे विषय वस्तु पर ध्यान पूर्वक कार्य कर रहे होते हैं और एक ही साथ ही करके सीख रहे होते हैं। इस तरीके से हम लोग गतिविधि आधारित शिक्षण को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, TLM का पूरा नाम बताइए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसको कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में शिक्षण अधिगम सामग्री। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है हम लोगों से शिक्षण की दो विशेषता लिखिए। तो हम लोग शिक्षण की दो विशेषता लिख सकते हैं, जैसे शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, शिक्षण प्रजातांत्रिक होना चाहिए, शिक्षण में शिक्षा सरल से कठिन की ओर दी जानी चाहिए। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पूछा जा सकता है, डाइट का पूरा नाम क्या है। डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। अब पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन, NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं। न्याय पंचायत संसाधन क्या केंद्र कहते हैं। यह एक संस्था का नाम है। अब इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, यानी NPRC न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। जो इसी संस्था के अंदर जो BRC होता है वह कार्य करता है। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर BRC का फुल फॉर्म होता है। BRC एक ब्लॉक में एक BRC होता है जिसके अंदर प्राथमिक विद्यालय आते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग जब टीचिंग लेटर मिला होगा तो आप लोग जब टीचिंग करने के लिए किसी विद्यालय में गए होंगे तो उसके पहले टीचिंग लेटर पर BRC की सिग्नेचर करनी रहती है। BRC ही आपको अनुमति देता है कि आप इस प्राथमिक विद्यालय में टीचिंग कर सकते हैं। यही NPRC के अंदर BRC आता है। BRC का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं NPRC क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा सकता है, NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं। संकुलन प्रभारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, ग्राम्य शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ग्राम प्रधान होता है ग्राम्य शिक्षा समिति का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्राम्य शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है। ग्राम्य शिक्षा समिति का सचिव जो प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य होते हैं, यानी प्रिंसिपल हेडमास्टर होते हैं, उन्हीं को शिक्षा समिति का सचिव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाए, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। प्रयागराज, पूर्ण नाम इलाहाबाद। और अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाए, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। प्रयागराज, पूर्ण नाम इलाहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। वाराणसी में स्थित है। दोस्तों आप लोग इसको याद रखिए क्योंकि यह बहुत कन्फ्यूजन दायक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध है। जैसे बाल के ज्ञान से है, बोध या अधिग्रहण से है, या बाल केंद्रित से है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक के किन क्रियाओं से संबंध होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे शिक्षण की किन्हीं 4 नवीन विधाओं के नाम लिखिए। जैसे बाल केंद्रित शिक्षण, उपचारात्मक, दक्षता, सहगामी शिक्षण। इस तरीके से शिक्षण की किन्हीं 4 नवीन विधाओं को हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे वैयक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। वैयक्तिक संप्रेषण जैसे कम्युनिकेशन, संप्रेषण को कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे 2 लोगों के बीच की वार्तालाप को ही हम संप्रेषण कहते हैं। अब इसको हम लोग जैसे संप्रेषण द्वारा दो ज्ञान प्राप्ति या ज्ञान को देना या उचित भाषा या उचित उच्चारण करना ही संप्रेषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, राजन से ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है। यह मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र पर आधारित है। जैसे हम लोग इसको समझ लेते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है। जैसे बालक को जो ज्ञान पहले से प्राप्त है उसी ज्ञान में अगला ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या। निरीक्षण मतलब देखभाल करना होता है, यानी इंस्पेक्शन बोलते हैं इसे। इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण होता है।
किसी चीज़ की देखभाल करना ही निरीक्षण कहलाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। जब किसी बालक किसी वस्तु को या किसी चीज़ को देखेगा तब उसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास होगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का अन्वेषण। अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अन्वेषण विधि से आशय शिक्षण की उस प्रविधि से जिसमें बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है। जैसे अन्वेषण का मतलब ये होता है किसी वस्तु या किसी चीज़ पर बालक स्वयं करके ही सीखता है, उसे अन्वेषण कहा जाता है। अब मॉन्टेसरी पद्धति क्या है? यह मॉन्टेसरी पद्धति खेल पर आधारित पद्धति है। अब इसको हम लोग किताबी भाषा में लिख सकते हैं। मारिया मॉन्टेसरी ने बालक को कोई वस्तुओं खेलने को देने की बात कही, जिससे बालक खेल खेल में अनेक बात सीख लेता है। इस सिद्धांत को मॉन्टेसरी पद्धति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं? बेसिक शिक्षा पद्धति क्या है? बेसिक शिक्षा पद्धति गांधी जी की देन है। उन्होंने इस बुनियादी शिक्षा का नया नाम दिया है। इस पद्धति में खेल के माध्यम से ही हस्तलिपि शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़ने का कौशल बच्चों में विकसित करने पर बल दिया है। बेसिक शिक्षा पद्धति कहलाता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। पूछा जा सकता है बेसिक शिक्षा पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो गांधी जी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, सहभागी शिक्षण से क्या तात्पर्य? सहभागी शिक्षण का मतलब होता है छात्र का सहयोग प्राप्त करके उसे किसी तरह का ज्ञान कराना है या किसी तरह का अनुभव कराना ही सहभागी शिक्षण कहलाता है। सहभागी शिक्षण हम किताबी भाषा में लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में, जिस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सहयोग प्राप्त करके उसे अनुभव कराया जाता है कि वह इस शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, सहभागी शिक्षण कहलाता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं सहभागी शिक्षण को। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है कि बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है, बहुउद्देशीय कई प्रकार के शिक्षण सामग्री। तो ऐसे हम लिख सकते हैं ऐसी शिक्षण सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बहुउद्देशीय शिक्षण सामग्री कहती है। जैसे ग्राफ, मानचित्र, चार्ट पेपर आदि कक्षा में अनेक प्रयोग से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने एवं आकार आदि प्रकार का ज्ञान देना ही बहुउद्देशीय। जैसे अधिगम सामग्री का मतलब होता है किसी चित्र को दिखाकर बच्चों को ज्ञान प्रदान करना। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तम शिक्षण अधिगम की कोई दो विशेषता बताए। उत्तम जैसे बिना लागत के सामग्री हो, प्राप्त सामग्री, विषयवार पाठ के अनुरूप सामग्री, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, आंग्ल भाषा क्या है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज, पूर्ण नाम इलाहाबाद में स्थित। आंग्ल भाषा अंग्रेजी को आंग्ल भाषा कहा जाता है। जैसे सिंपल भाषा में आप लोग कह सकते हैं कि अंग्रेजी को ही आंग्ल भाषा शिक्षण कहा जाता है, इंग्लिश को। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालक के लिए उपयोगी है? उपचारात्मक पिछड़े बालकों के लिए। जब किसी बालक का किसी प्रकार से उसमें कमी आ रही हो तो उसका उपचार करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यह पिछड़े बालकों के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र क्या है? शिक्षण सूत्र हम लोग कैसे लिख सकते हैं? शिक्षण सूत्र वह है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से अस्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है। दोस्तों आप लोग इसको याद रखिए, जरूर क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि हर 10 क्वेश्चन के बाद एक पुनर्बलन का क्वेश्चन राजन सीरीज में देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। स्किनर द्वारा सिद्धांत दिया गया पुनर्बलन का। अब इसका अर्थ है पुनः बल देना। पुनर्बल का अर्थ है पुनः बल देना। पुनर्बल के द्वारा छात्रों को अच्छा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन से बच्चों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन शिक्षण अधिगम प्रयोग को प्रभावी बनाता है। अब एक तरफा संप्रेषण क्या हो सकता है? एक तरफा जैसे भाषण देना एक तरफा कहलाता है, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा सभी बैठे हुए वहाँ पे संबोधन कर रहा है, एक व्यक्ति द्वारा, एक तरफा हो गया। जैसे हम लोग इसको किताबी भाषा में लिख सकते हैं, एक तरफा संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है। यह प्रभावशाली संप्रेषण नहीं है। जैसे प्रेषक द्वारा
सूचना दिया है, ग्राही द्वारा लिया जा रहा है, लेकिन ग्राही की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। यह एक तरफा संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन हम से पूछा जा सकता है, प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं? प्रभावी संप्रेषण जो दो व्यक्तियों के बीच की वार्तालाप हो, दोनों तरफ से आदान प्रदान किया जाए सूचना का, जवाब का, उसे प्रभावी संप्रेषण कहते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं किताबी भाषा में, प्रभावी संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तथा उसी के अनुसार उसका जवाब देता है, तो वह प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। यह संप्रेषण दो तरफा होता है। अब जैसे प्रेषक द्वारा सूचना दिया गया, ग्राही द्वारा उसका जवाब दिया गया, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, अपूर्ण संप्रेषण तथा प्रभावी संप्रेषण में अंतर क्या हो सकता है? अपूर्ण संप्रेषण एक तरफा होता है, जबकि प्रभावी संप्रेषण दो तरफा होता है। इस तरीके से हम लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं, जैसे ऊपर हम लोग समझ चुके हैं। पूर्ण संप्रेषण और अपूर्ण संप्रेषण और प्रभावी संप्रेषण। अगला क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग, संप्रेषण संबंधी बाधाएं कौन कौन सी होती हैं? संप्रेषण करते समय हमें किन किन बाधाएं का समस्या का समाधान करना पड़ता है? जैसे शिक्षक का उच्चारण अस्पष्ट ना होना, बच्चों में रुचि का ना होना, शिक्षक का हाव भाव स्पष्ट ना होना, इस तरीके से संप्रेषण करने में बाधाएं आती हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।